recording on. Okay, so this is the online IDE to compile any languages. So many languages are there, and we can choose one of the language and write the code for that. And left side there is problem section. तो सबसे पहले असाइनमेंट नंबर 1 हम लोग देखते हैं, टेक 2 नंबर्स ए एंड बी, रिटर्न द बिगेस्ट नंबर, बिगर नंबर। 2 नंबर में बिगेस्ट नहीं होगा, 3 नंबर में बिगेस्ट होगा, 2 नंबर में बिगर नंबर होगा, तो दोनों में बड़ा कौन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लैंग्वेज हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसका एक स्ट्रक्चर हम लोगों को पहले से मिल जाता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में ही हम लोगों को कोडिंग करना होता है, इसीलिए स्टार्टिंग में इसीलिए हम लोग आईडी का यूज करने मना कर रहे थे कि बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है, कि वो क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, स्मॉल होगा कि कैपिटल होगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ बना बनाया हमको मिल जाए और हम जो है केवल सॉल्व करें, तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में वो चीज़ सही नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोग्राम को अब हम लोग उस फेज में आ गए हैं कि अब हम लोग को इतना जानकारी हो गया है कि क्लास मेन क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है, कैसे लिखना है, किसको कैपिटल में किसको स्मॉल में लिखना है, ये सब पता है हमको, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार का क्या मतलब होता है, ठीक है। इतना हम लोग अब सीख चुके हैं, तो अब हम लोग आईडी का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले टेक 2 नंबर्स ए एंड बी। तो टेक 2 नंबर्स, नंबर लेने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्कैनर। या तो पहले आप ये कर सकते हैं इस तरह से, तो हम लोग करते हैं, आप लोग पहले यहां लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ऐसे भी लिख सकते हैं या 2 नंबर भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, इसके बाद हम लोगों को इनपुट लेना है, तो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इंट ए इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट b इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। हमने दो वैल्यू इनपुट लिया, एक को a में स्टोर किया, दूसरे को b में स्टोर किया, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कंडीशन, इफ a इज ग्रेटर देन b, इफ a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि एक ही लाइन हमको लिखना है इसमें, तो हम लोग करली ब्रैकेट को स्किप भी कर सकते हैं या भी यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से जो मन है। अगर यूज करना चाहते हो तो यूज कर लो। इफ a इज ग्रेटर देन b, then system dot out dot println आउटपुट में हमको बड़ा नंबर दिखाना है, तो जब a बड़ा है तो हमको आउटपुट में a को प्रिंट करना होगा, ठीक है। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट println अगर a बड़ा नहीं है, अगर a बड़ा नहीं है, वो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो कौन बड़ा होगा, b बड़ा होगा, तो इल्स कंडीशन में b को प्रिंट कर देंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या करेगा, ये बड़ा वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। हम लोग इस चीज को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर से भी बनाते हैं, टर्नरी ऑपरेटर से, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम तैयार है, हम लोग इसको रन करवा देंगे, नो नीड टू कंपाइल इट, ठीक है, कंपाइलेशन का कोई जरूरत नहीं है। एल्स, अच्छा, इफ के बाद ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, ओके, यहाँ एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया है, क्योंकि इफ जब क्लोज होगा तब एल्स शुरू होगा, ठीक है। enter value of a and b, okay, now I will enter the value of a and b, 4 and 5, okay। हमारा आउटपुट में 5 आया है, ठीक है, आउटपुट में यहाँ पर वैल्यू 5 आया है, इसका मतलब है कि हमारा जो दोनों में बड़ा वैल्यू था उसको वो प्रिंट किया, ठीक है। आप यहाँ पर इसको ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ टेस्ट केस नहीं लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पर ये डाल सकते हैं कि बिगर नंबर इज ए एंड बिगर नंबर
इज बी। ठीक है, और यहां पर एक चीज और है, इसमें भी हम लोगों को पहले ही इनपुट दे देना ही सही रहेगा। अगर हम इनपुट नहीं देते हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम को रन करवाते हैं, एरर आया, ठीक है, इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब हम लोग इनपुट डालेंगे वैल्यू को, तो यहाँ पर भी वही काम करना है। थोड़ा सा ये अलग ढंग का बात हो जाता है, बिगर, बिगर वैल्यू। नॉर्मली जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं अपने नोटपैड में, कमांड पे रन करवाते हैं, तो वहां पर पहले हम लोगों को एक मैसेज आता है, उस मैसेज के अकॉर्डिंग हम लोग इनपुट डालते हैं, फिर आगे अगर कुछ इनपुट लेना होता है तो फिर मैसेज आता है, फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग नंबर डालते हैं, वैल्यू डालते हैं, और फिर जो रिजल्ट आता है वो आता है। बट यहाँ पे इस आईडी में ये मैसेज देने का जरूरत नहीं है, हमको खुद से सोचना है, जहां हम इनपुट ले रहे हैं उसके लिए हम लोग को इनपुट वहां पे पहले ही डाल देना है। ठीक है, पहले ही इनपुट डाल देना है। ठीक है, तो पता नहीं अभी तुम लोगों के लिए ये चीज समझ में आ रहा है, ये वाला बात जो हम बता रहे हैं, ये वाला बात समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? ओके, कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमको पहले से पता है कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या इनपुट लेने वाले हैं, वो इनपुट हम लोग पहले ही डाल देंगे, तो ये लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, ये लाइन लिखने का जरूरत नहीं है। अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पर अगर लिखना चाहते हो, चूंकि अगर तुमको कमांड पे अगर एग्जीक्यूट करवाओगे तो तुमको ये वाला चीज लिख देने में ठीक रहेगा। ठीक है, तो कमेंट लाइन में भी कर दो इसको। और यहाँ पर अब मान लो यहाँ पर हमको रन करवाना है, तो हम पहले समझ रहे हैं कि हमको 2 वैल्यू देना है, तो हम 3 और 4 डाल देते हैं, 4 या 6 डाल देते हैं, और हम अब रन करवा देंगे इसको। अब हमारा एरर नहीं आएगा, डायरेक्ट जाएगा बिगर वैल्यू इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर ऑनलाइन आईडी में इसी तरह का काम होता है, हम लोग भी इसी तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं। और ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। नाउ न्यू जावा फाइल को हम लोग खोलते हैं, ये हमारा एक फाइल सेव हो गया, इसको हम लोग नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं इसको असाइनमेंट 1। ये असाइनमेंट 1 के नाम से सेव हो गया, ये फिर न्यू क्लास फाइल बना। यहाँ पर वो सब टेंशन नहीं लेना है कि क्लास नेम क्या है और ये क्या है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, वो ऑटोमेटिक कर देता है, ओके ठीक है। असाइनमेंट 2, अच्छा हम लोग फाइल नेम अगर चेंज कर देते हैं, ओके डिलीटेड। एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग जावा फाइल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उस नाम का क्लास नेम बनाता है। ठीक है, अगर यहाँ एडिट करोगे तो क्लास नेम में भी एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए जो जिस नाम से वो बना रहा है उसको उसी नाम से बना के रहने दो। ठीक है, और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब हम लोग सेकेंड नंबर प्रॉब्लम पे जाएंगे, तो फर्स्ट को पहले बंद कर देते हैं, सेकेंड को ऑन कर लेते हैं। टेक ए नंबर एंड रिटर्न ऑड इफ द नंबर इज ऑड एंड इवन इफ द नंबर इज इवन। मतलब हमको एक नंबर लेना है, अगर वो नंबर ऑड है तो हमको ऑड रिटर्न करना है, अगर वो नंबर इवन है तो हमको इवन रिटर्न करना है। अब यहाँ पर भी रिटर्न वाला कंसेप्ट आ गया, तो हम लोग मेथड अभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो रिटर्न वाला कंसेप्ट यहाँ पर हम लोगों को दिक्कत करेगा करने में काम। ठीक है, टेक ए नंबर एंड रिटर्न ऑड, तो रिटर्न वाला कंसेप्ट अभी हम लोग मेथड पढ़ेंगे तब जा करके अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देंगे, पब्लिक स्टैटिक void अभी तुम लोगों को ये नहीं देना चाहिए था।
और चूंकि हमको 2 नंबर लेना है तो हम यहां से कोड कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं। इफ ए मॉड 2 इफ ए मॉड 2 होता है तो हम लोग लिखेंगे, रिटर्न नहीं करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिटर्न वाला कंसेप्ट अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, मेथड जब पढ़ेंगे तब फिर हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। एल्स अगर वो 2 से डिविजिबल है तो हम लोग इवन लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग ऑड लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई टेस्ट केस नहीं है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको रन करवा सकते हैं। हम लोगों को एक नंबर डालना है, ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर बताएगा कि वो ऑड है या इवन है, तो वी डोंट नीड अनदर नंबर, ठीक है, हम लोगों को एक ही नंबर चाहिए। जैसे हम लोग 4 डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो इनपुट ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनपुट दोगे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर एक इनपुट ले रहे हैं, यहाँ 2 इनपुट डाल दिए तो फिर दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। रन करवाओ प्रोग्राम को। नो सच एलिमेंट, क्यों भाई? सिस्टम डॉट इन स्कैनर, एलिमेंट तो डाले हुए हैं। Why this is saying no such input? ओके ओके ओके, तो ऐसा है, हम तो न्यू कर दिए। उसमें क्या होता है, जब प्रोग्राम को तुम पूरा रन करवा लो तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लोगे प्रोग्राम को, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लोगे प्रोग्राम को, ठीक है। अब जो है हम लोग अगला प्रोग्राम लिखेंगे, अब वो दिक्कत नहीं आएगा, पब्लिक स्टैटिक वही तो हमको लग रहा था कि ये हम लोग करते हैं वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये तो हमको बहुत दिक्कत करने लगा था अभी भाई, ठीक है। आप लोगों के लिए भी सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा,
और हाँ, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे लिखेंगे स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर system dot in int n equal to sc dot next int if n mod 2 is equal to 0 system dot out dot println out dot println अगर ये इवन है तो हमको लिखना है इवन। अब देखो यहाँ करली ब्रैकेट हम नहीं यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक ही लाइन हमको लिखना है कंडीशन के अंदर, तो कोई जरूरत नहीं है कि हम करली ब्रैकेट का यूज करें, ठीक है। पिछले वाले में कर दिए थे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम चाहें तो हम लिख भी सकते हैं, चाहें तो हम नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको डायरेक्ट नहीं रन करवाएंगे, डायरेक्ट रन करवाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों को देख लेना है कि कंप्यूटर हमसे प्रोग्राम क्या इनपुट लेना चाह रहा है। जैसे n का वैल्यू हमसे लेना चाह रहा है तो हम n का वैल्यू उसको डाल देते हैं 5। अब इसको हम रन करवा देते हैं, तो 5 इज ऑड नंबर, तो आउटपुट में आ गया ऑड, और हमको यही प्रिंट करवाना था, ठीक है। हालांकि आउटपुट में अगर कैपिटल में लिखा रहे तो कोशिश करो कि कैपिटल में ही लिखें। अभी तुम लोगों को ये केस वगैरह हम नहीं अप्लाई किए हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ अप्लाई नहीं किया हुआ है। अभी तुम जैसे लिखोगे वो रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉन्टेस्ट वगैरह जो आगे चल के करवाएंगे उसमें वो सब भी चीज डिपेंड करेगा कि कैपिटल में अगर है तो कैपिटल में ही आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस आईडी में ठीक है, चल जाएगा काम। अब जैसे ये प्रोग्राम को सेव करना चाहते हो तो सेव करने के लिए इस पर क्लिक करो और डाउनलोड करो, ठीक है, तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा फाइल। बाद में तुम इसको रीनेम कर लोगे, अपने जिस नाम से सेव करना चाहते हो वो सेव कर लोगे, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉब्लम। टेक एन इंटीजर एज इनपुट एंड रिटर्न पॉजिटिव इफ द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव इफ द नंबर इज नेगेटिव एंड जीरो इफ द नंबर इज जीरो, ठीक है। तो इसी नंबर को हम रहने देते हैं, क्योंकि ऊपर का प्रोग्राम सब सही लिखा हुआ है। इंट n इक्वल टू ये हो गया, अगर n ग्रेटर देन जीरो हो तो हम लिखेंगे पॉजिटिव। अब हमको चेक करना है कि नंबर जीरो है या नंबर निगेटिव है, तो हम पहले चेक कर लेंगे नंबर निगेटिव तो नहीं है। अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो हम चेक करेंगे नंबर निगेटिव तो नहीं है। अगर नंबर निगेटिव हो जाए तो हम लोग लिखेंगे निगेटिव, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है तो डेफिनेटली ये क्या है, जीरो है। तो हम लोग तीसरे कंडीशन में लिखेंगे। वहां चेक करने का भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दो कंडीशन फेल हो गया तो तीसरा कंडीशन तो निश्चित रूप से जीरो वाला मैच करेगा ही करेगा, ठीक है। तो जीरो, ठीक है। अब हमसे वो नंबर ले रहा है, मान लो हम नंबर डालते हैं -10। तो अब ये हमको क्या दिखाएगा कि ये नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है? तो नंबर निगेटिव है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं जीरो तो हमको ये क्या दिखाएगा कि नंबर जो है वो पॉजिटिव निगेटिव नहीं है बल्कि जीरो है। इस तरह से इसको अगर सेव करना चाहते हो तो डाउनलोड कर लो, तुम्हारे प्रोग्राम में सेव हो जाएगा, वो तुम्हारे सिस्टम में सेव हो जाएगा, ठीक है। नाउ पहले हम लोग इंटरेक्ट कर लेते हैं। स्कैनर क्लास इंपोर्ट नहीं किए हैं, स्कैनर क्लास इंपोर्ट थोड़ी करते हैं। यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिए और डॉट स्टार लगा दिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन है सुमन कुमार सौरभ का। डॉट स्टार जब हम लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि उसके अंदर यूटिल पैकेज के अंदर जो भी क्लास है सारे क्लास को वो इंपोर्ट कर लिया। तो यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास है तो उसको भी वो इंपोर्ट कर लिया, अलग से लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ए मॉड 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये पिछला वाला प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है सोनू राज। यस सर, सोनू राज, यस सर। एक्चुअली एक चीज में दिक्कत है रिप्लाई हमको नोटिफिकेशन नहीं डालता है। पैकेज इंपोर्ट नहीं किए हैं सर, ये किस प्रॉब्लम के बारे में बता रही हो तुम लोग? ये तो ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्टेड रहता है। आईडी में हम लोगों को लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, जो चीज बेसिक चीज है वो लिखा रहता है पहले से। क्लियर है?
सब लोग एक बार रिप्लाई दीजिए, क्लियर है पिछले क्वेश्चन में? अच्छा ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी तो ऑटोमेटिक हुआ होगा ना। ओके ठीक है, वो हम गलत ही कर रहे थे, वो हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को न्यू में जाके करना है, ठीक है। जैसे ये प्रोग्राम हो गया तो हम न्यू में जाएंगे, नया फाइल क्रिएट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, टैब बाय टैब नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज कर दे रहा है ना, रिटर्न वाला कंसेप्ट यहाँ पे दे देता है, तो फिर वो अभी तुम लोगों को वो दिक्कत करेगा, ये नया नया चीज सामने आ जाएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम जितना सीखें उसमें हमको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं, कोई तरह का डाउट नहीं, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो फिर मजा आता है, ठीक है। अगर डाउट होते रहा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो जो चीज बाद का चीज है उसके लिए अभी हम क्यों टेंशन लेंगे, ठीक है। हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे रिटर्न क्या होता है नहीं होता है। तो बेसिकली ये हम प्लस क्लिक कर दिए थे तो वो अलग स्ट्रक्चर आ गया था। न्यू पे जाओगे तो नया बिल्कुल उसको रिफ्रेश कर देगा, नया नया फाइल तुम लोग को क्रिएट कर देगा और तुम उसमें कोड लिख करके और हमेशा कोड को सेव करते जाओगे, ठीक है। ताकि तुम्हारे पास वो कोड कंप्यूटर में, लैपटॉप में तुम्हारे सेव हो जाए, फॉर फ्यूचर तुम उसको यूज कर पाओ, ठीक है। और एक बात और बता देते हैं कि तुम अभी देख रहे होगे कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हम लोग तैयार किए हैं, ठीक है। और अब आगे जो है हम मतलब बहुत सारा मेरा प्लानिंग है, और उसमें प्लानिंग में जो मेरा एक्स स्टूडेंट है, जो मेरा पहले से स्टूडेंट पढ़ रहा है, उन लोगों में से जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उन लोगों को वहां पे मौका दिया जाएगा काम करने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप ये सब जो प्रोग्राम करेंगे, ऐसे तो अभी उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। बट इम्प्रूवमेंट होगा तो उसके लिए जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि वो उस लायक बन पाए कि वो अपने मतलब इस चीज में हमको भी मदद कर पाए और अपने लिए भी वो मतलब बेटर कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली जो भी प्रोग्राम्स हम दे रहे हैं वो सब प्रोग्राम को बिल्कुल रखोगे, क्योंकि मेंटर्स का जो काम होगा ना, वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने का नहीं होगा, वो केवल असाइनमेंट को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। जैसे मान लो तुम्हारा जूनियर थर्ड सेम वाला अगले अगले बार फिफ्थ सेमेस्टर में आएगा, ठीक है। सिक्स सेमेस्टर में उन लोगों को जावा पढ़ाया जाएगा, फिफ्थ में नहीं पढ़ाया जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। पीएचपी हम लोग पढ़ेंगे उसमें। तुम लोगों को पीएचपी का थोड़ा बहुत नॉलेज दे दिए थे पिछले बार ही, इसलिए इस बार हम नहीं करवाए, ठीक है। तो सिक्स सेमेस्टर में वो लोग पढ़ेगा जावा। तो एट दैट टाइम ये जो मेंटर्स होगा वो उसको असाइनमेंट में हेल्प करेगा कि हाँ सर यहाँ पे हमको डाउट आ रहा है, तो उसको असाइनमेंट प्रॉब्लम में हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का एक कंप्लीट नेटवर्क बनाया जाएगा और उस नेटवर्क का यूज किया जाएगा। और डिपेंड करेगा उसमें कि कुछ पेड होगा, कुछ विदाउट पेड होगा। जैसे अभी तुम लर्निंग पीरियड में हो तो तुम विदाउट पेड में रहोगे, मतलब तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे, ठीक है। पहले तुम लोग इम्प्रूव करोगे, फीडबैक तुम्हारा आएगा, तुम्हारा फीडबैक अच्छा स्टूडेंट देगा तो फिर हम हो सकता है पेड में तुमको रख लें, ठीक है। तो तुमको पेड करेंगे, पेमेंट देंगे, ठीक है। और वो सब पार्ट टाइम जॉब है, इसके मतलब ये नहीं है कि इसी जॉब से हमारा जिंदगी चल जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लोग रात में 10 बजे 12 बजे तक क्लास ले लेकर के एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं। दिन भर तो डेवलपर हैं और रात में इंस्ट्रक्टर हैं, कोई कोई मेंटर है, कोई ट्रेनर है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट देखने के लिए मिल रहा है, और किस तरह से यूटिलाइजेशन होता है टाइमिंग का, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का, नॉलेज का, सारी चीज़ों का। तो बहुत ही मतलब ये है, और निश्चित रूप से एक अच्छा काम है, नॉलेज शेयरिंग है। हम अगर कुछ जानते हैं दूसरे को बताएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पाएं, और उससे अगर हम मान लो कि उस लायक हो गए हैं और हम समय दे रहे हैं तो उससे कुछ इनकम भी जनरेट हो जाए। तो अभी तो तुम लोगों को पहले अपने आप को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के लिए जूनियर्स को पहले तुम लोगों को हैंडल करना है। तो उसका एक अलग प्लेटफॉर्म दे देंगे जिस पर कि कोई बच्चा डाउट अपना डालेगा और उस डाउट को तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। तुम सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पॉपुलैरिटी बढ़ेगा कि हाँ ये जो है XYZ, इनका मतलब अच्छा ये है, इनका फीडबैक अच्छा आ रहा है। तो फिर हम ही कांटेक्ट करेंगे कि हाँ भाई पेड वाले के लिए। पेड वाले में होगा कि भाई एकदम स्टूडेंट, 3-4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट का टीम रहेगा, उसको तुम लोगों को डाउट क्लियर करना पड़ेगा। तो वो अलग ढंग का चीज़ है, वो नॉर्मली हम लोग इंटर्नशिप ट्रेनिंग में डालेंगे। वो हम लोग नॉर्मल कोडिंग क्लास में नहीं डालेंगे। नॉर्मल कोडिंग क्लास में यही होगा कि भाई सीनियर जो है वो अपने जूनियर्स को ये करे और अपने आप को इम्प्रूव करे। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि जब आप नया लैंग्वेज सीखेंगे तो पुराना लैंग्वेज आपको कैसे याद रहेगा, तो पुराना आप भूल जाएंगे।
बट अगर आप जूनियर्स को सॉल्व कर करके देते रहेंगे तो पुराना भी आपको याद रहेगा, नया भी याद रहेगा। तो बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन नेटवर्क बन सकता है। लगे हुए हैं उसमें। तुम देख सकते हो कि हमारा जो है प्लेटफॉर्म भी अब तैयार हो चुका है। अगर होम पे जाके क्लिक करोगे तो अपना ये वेबसाइट बिल्कुल रेडी है। और बस अब इसको इट इज सो स्लो। भाई इतना स्लो तो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली आज दिन भर नेट का बहुत सारा यूज, हालांकि ब्रॉडबैंड में तो अनलिमिटेड होता है ना। लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गया। कभी कभी सर्वर भी डाउन हो जाता है। हाउ मैनी हैव यू सीन आवर वेबसाइट? जो लिंक हमने दिया था सर, आपको अपना प्लेटफॉर्म को एड्स रन करवाना होगा तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। अच्छा ठीक है, वो तो खैर हो जाएगा, वो तो बाद का चीज है। एड्स रन करवाना होगा तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, अभी हम बेकार ही इस पर जा रहे हैं। अभी हम लोग पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम 4, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, टेक एन इंटीजर एंड रिटर्न यस इफ द इनपुट इज डिविजिबल बाय 3 और 5 और बोथ, नो इफ ऑल अदर केसेस। आहा, ये तो क्वेश्चन दूसरे ढंग का क्वेश्चन है भाई। नेस्टेड इफ में इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेस्टेड इफ में इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर लॉजिकल एंड का यूज करोगे। तो लॉजिकल एंड अभी तो पढ़े नहीं हो, आज हम बताने ही वाले थे लॉजिकल एंड। तो अभी फिलहाल इसको नेस्टेड इफ में कर लेते हैं। क्या कहता है ये? टेक एन इंटीजर एंड रिटर्न यस इफ द इनपुट इज डिविजिबल बाय यस 3 और, अच्छा और वाला कंडीशन है, और वाला कंडीशन है, तब तो लॉजिकल और का यूज करना होगा, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग स्किप कर देते हैं। टेक एन इंटीजर एंड रिटर्न इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ओहो, ये तो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कितने लोगों को पता है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। कितने लोगों को पता है ये? कितने लोग को पता है कि ये कर लोगे लोग? यस, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 5? कोई रिप्लाई नहीं आता। बस एक स्टूडेंट। कल ही तो ये डिस्कस किए थे, परसों। तो रिप्लाई करने में इतना टाइम लगता है सब लोग हाथ वगैरह एकदम पूरा अंदर डाल के बैठे हुए हो कि भाई ठंडा नहीं लगना चाहिए, राइट। बस सुनते जाओ हेडफोन लगा के क्या हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। टॉपिक है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर फॉर मल्टीपल कंडीशन। अगर हमको दो या दो से अधिक कंडीशन दिया जाए और उसमें से हमको चेक करना हो कि दोनों कंडीशन ट्रू है या कोई एक कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग एंड ऑपरेटर पढ़े हैं। एंड का मतलब होता है कि जितना कंडीशन है सब अगर ट्रू हो जाए तो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो है वो ट्रू माना जाएगा, ठीक है। और का मतलब होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो फाइनल रिजल्ट को ट्रू माना जाएगा, ठीक है। तो अभी जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें, पहले हम एग्जाम्पल नंबर 15 को नहीं देखेंगे, पहले हम लोग इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल है ये। सर असाइनमेंट 5 सॉल्व कीजिए। अच्छा ठीक है, वो तो पिछले क्लास में ही किए थे ना, एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए जो बताए थे। चलो ठीक है, बाद में कर लेते हैं। पहले असाइनमेंट नंबर 4 देख लेते हैं क्या कहता है। 5 या 3 या दोनों, ठीक है, 5 या 3 या दोनों से डिविजिबल हो तो यस, अदरवाइज नो। तो सबसे पहले हम लोगों को एक इनपुट ले लेना है, स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इंट
n equal to sc dot next int if n mod 3 is equal to 0 or n mod 5 is equal to 0, system dot out dot println yes, else system dot out dot println नो। ठीक है, कहने का मतलब कि ये कंडीशन जो लगा है यहां पे दो कंडीशन एक साथ लिखा हुआ है। अगर n 3 से डिविजिबल हो जाए या फिर n 5 से डिविजिबल हो जाए, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो यस, या दोनों भी ट्रू हो जाए तो भी यस। लेकिन और कहता है, एक बात बता देते हैं, और कहता है कि अगर पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो हम सेकेंड को चेक ही नहीं करेंगे। यहां तो कह रहा है कि कोई एक भी ट्रू हो जाए या दोनों ट्रू हो जाए, तो दोनों वाला चेक हम लोग यहां पे नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हाँ तो भी वही बात हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू यहां पे इनपुट करवा देंगे। n का वैल्यू मान लो n का वैल्यू 15 है। 15 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हमको देगा, रिजल्ट यस। ठीक है, यस दे दिया। अगर हम इसको 9 लिखेंगे तो क्या होगा, ये 3 से डिविजिबल है बट 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो भी ये यस दे रहा है। अगर हम 20 लिखेंगे तो क्या होगा, ये 5 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो भी ये यस लिखेगा। लेकिन अगर हम ऐसा नंबर डालें जो ना 3 से डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है, 15, ना 3 छक 18, 5 तिहाई 15, दोनों में से किसी में नहीं आ रहा है ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा नो, ये दोनों में से किसी से डिविजिबल नहीं है। ओके ओके, ये प्रॉब्लम सबको समझ में आया? ये प्रॉब्लम सबको समझ में आया या नहीं आया? लॉजिकल और ठीक है, अब देखो इसी प्रॉब्लम में मॉडिफिकेशन करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर वो 5 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो तब लिखो यस। ठीक है, 5 से भी हो और 3 से भी हो तब यस लिखो, अदरवाइज नो लिखो। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट में, क्या चेंजेज हो जाएगा? सो देखो, अगर हम इसको लिखें 15, तो 15 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो ये लिखेगा यस, क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, बट अगर हम लिखें 9, तो ये 3 से तो डिविजिबल है बट 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन को ट्रू चेक करेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो नहीं होगा। अगर हम लिखें 25, ठीक है, तो सिर्फ एक कंडीशन 15 में ये ट्रू हो रहा है। और कोई ऐसा नंबर जो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तुम लोगों को पता है तो वो चेक कर लेंगे हम। जैसे 30 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। ओके यस, ठीक है, तो एंड और लॉजिकल एंड और लॉजिकल और दोनों का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग अलग अलग देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं इस प्रॉब्लम पे। ठीक है, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको इसलिए रखा गया है कि इस प्रोग्राम में पूरा का पूरा लॉजिकल ऑपरेटर इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब अपने बेसिक चीज पर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15। ओके, लीप ईयर को चेक कर रहे हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है,
तो नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, लीप ईयर उसको कहेंगे जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, बट उसके साथ में कुछ एक्सेप्शन होता है जिसको हम लोग नहीं दिमाग में रखते हैं। 4 से तो कंप्लीटली डिविजिबल हो ही, साथ में ये भी हो कि वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, या फिर 100 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। 4 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके साथ साथ ये चेक करो कि वो या तो 400 से फुल्ली डिविजिबल है या फिर वो 100 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये गूगल पे जब सर्च करोगे तो वो तुमको दिखाएगा कि वो कौन कौन सा केस होता है। ठीक है, पहले हम इस प्रोग्राम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिकल एंड का यूज किए हैं, लॉजिकल और का यूज किए हैं, लॉजिकल नॉट का भी यूज किए हैं। हालांकि यहाँ पर ये नॉट लॉजिकल नॉट नहीं है, ये एक्चुअली है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर में नॉट इक्वल टू। बट अगर हम ईयर नॉट में लगा दें, यहाँ पर देखो अगर इस तरह से कर दें इक्वल टू नॉट ईयर, नॉट इस तरह से कर दें तो ये इसका जस्ट उल्टा हो गया। अब ये कह रहा है कि ईयर 100 से डिविजिबल ना हो, यहां पे ब्रैकेट नहीं होगा, इसका उल्टा नो, ऐसा ऐसा हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके आगे हम लोग नॉट लगा दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये तीनों ऑपरेटर का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये एग्जाम्पल को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, हालांकि इस एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल हमको पिछला वाला एग्जाम्पल ही लगा। ओके, नो प्रॉब्लम। CMD, आज मेरा लैपटॉप दिन भर के लिए खुला हुआ है, इसलिए बहुत कुछ काम नहीं कर रहा है। Okay, successfully compiled. Our program successfully compiled and a class file has been generated. ठीक है, देखो IDE में ये सब कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो एकदम स्टार्टिंग पीरियड में अगर तुमको ये सब नहीं पता होगा तो फिर वो दिक्कत करेगा। ठीक है, दैट्स वाई हम लोग स्टार्टिंग पीरियड में, कुछ स्टूडेंट लोग स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि सर परेशान बेवजह का कर रहे हैं, इससे अच्छा तो ऐसा होता। बट ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा लीप ईयर है, 1999 एक लीप ईयर है। ठीक है, अब कुछ चेक कर लो भाई। लीप ईयर एग्जाम्पल, any year that is evenly divisible by 4 is leap year. For example, 1990, 1988, 1992 and 1996 are leap year. Leap year ओके गुड। यहाँ देखो बता रहा है कौन कौन सा लीप ईयर है। ठीक है, और कौन कौन सा लीप ईयर नहीं है। दिस ईयर्स इतना आर नॉट लीप ईयर्स। ठीक है, जैसे
2100 इज नॉट ए लीप ईयर। हम लोग डाल के देख लेते हैं। नॉट ए लीप ईयर, ओके। 2500 नॉट ए लीप ईयर। कुछ लीप ईयर को देखते हैं, चेक करते हैं। 2700, अच्छा वो रेड लाइन दिखा रहा है कि वो नहीं है, ओके। रेड लाइन वाला दिखा रहा है कि ये सब लीप ईयर नहीं है। हमको लगता है ये कंडीशन में जो वो जो कंडीशन बता रहे थे ना, वो कंडीशन के अंदर आ रहा है। ये सब लीप ईयर पास्ट एंड फ्यूचर, ओके। 1904, 2000, 2024, 1904 लीप ईयर, 2000 लीप ईयर, 2024 लीप ईयर, ओके गुड। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट आउटपुट दे रहा है एज पर लीप ईयर कैलेंडर, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सब एक्सप्लेनेशन है ना, ये वही वही कंडीशनल केस जो है ना, 4 वाला, डिविजिबल बाय 4 बट 400 एंड यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वाई विल इतना बी ए लीप ईयर टू चेक इफ ए लीप ईयर इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 एंड नॉट डिविजिबल बाय 100 और डिविजिबल बाय 400, ठीक है। मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 पहला कंडीशन, ये तो होना ही चाहिए, इसमें कोई मतलब नहीं का कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में ये होना चाहिए कि ये 100 से डिविजिबल नहीं हो और 400 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। तो यहां पर नहीं हो, यहां पे हो, यहां पे होना ही चाहिए। ये सारा कंडीशन को सेटिस्फाई हम लोग का ये प्रोग्राम कर रहा है, जहां पर एंड और एंड नॉट का यूज हम लोग किए हैं, ठीक है। और इस प्रोग्राम को ही हम रखे हुए हैं लॉजिकल को सिखाने के लिए कि इसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है आ जाता है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। सर 199 हाउ इज इट लीप ईयर? अब हमको तो ये कैलेंडर देखना है लीप ईयर है कि नहीं है, क्योंकि अब हमको तो उसका उतना कैलकुलेशन नहीं ये है। क्या बता रहा है ये? क्या ये वो लीप ईयर नहीं है? क्या प्रोग्राम गलत रिजल्ट दे रहा है क्या? क्या कहना चाहते हो? समवन प्लीज रिप्लाई। मेरा प्रोग्राम आउटपुट गलत दे रहा है क्या? यस सर, वो आउटपुट गलत आया, 1999 वाला। क्यों गलत आ गया भाई? यहाँ तो लिख रहा है द ईयर 2000 लाइक द ईयर 1996 एंड 2004 इज ए लीप ईयर, 29 days in February, but the years ये सब are not leap year and have only 28 days। ओके, तो हम वो जो मॉडिफाई किए थे उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आ गया? ऐसे उसका तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ, बात तो वही हुआ। नॉट इक्वल टू, दोनों का मीनिंग तो एक ही है।
ओके, अब आ गया ब्रैकेट। ब्रैकेट ये जो है ना, ये एक कंडीशन है, इसको सेपरेट चेक किया जाएगा और इस दोनों में से किसी एक को चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे इसको एक अलग ब्रैकेट में रखा जाएगा, उसको अलग से रखा जाएगा, और यहाँ पर दोनों को एंड ऑपरेशन लगा करके दिया जाएगा कि ये तो होना चाहिए एंड, इस दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो वो ब्रैकेट गड़बड़ था। एंड वेरी गुड जो भी इसको ये किया, आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि नहीं तो मेरा प्रोग्राम गलत ही रह जाता। यस सर, वो लीप ईयर होगा ही नहीं। यस सर, वो आउटपुट गलत है। ओके, हमारे पास तो गूगल है, बता दिया। एक्चुअली हमको भी नहीं पता होता है ये सब चीज उतना, तो हम स्टार्टिंग से ही इसके लिए हम गूगल का ही यूज करते हैं, इसको हम रख ही लेते हैं ताकि टेंशन ना रहे। ये एक्सेप्शनल केस वाला ही है, इसीलिए। मेरे पास सैंपल रह जाएगा तो टेंशन नहीं रहेगा बाद में गूगल वाला। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, स्विच स्टेटमेंट इन जावा। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट इन जावा। स्विच स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ में जैसे हम लोग मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हैं कि एक अगर नहीं है तो दूसरा, दूसरा नहीं है तो तीसरा, तीसरा नहीं है तो चौथा, चौथा नहीं है तो पांचवा, कोई नहीं है तो एल्स। ठीक है, तो यहां पर वहां क्या होता है कि कंडीशनल वैल्यू होता है, रेंज होता है, इससे इसके बीच में हम चेक कर सकते हैं, इससे बड़ा या इससे छोटा चेक कर सकते हैं। बट यहां पर क्या होगा, स्विच केस में एग्जैक्ट वैल्यू से चेक होगा कि अगर 1 हो तो ये, अगर 2 हो तो ये, अगर 3 हो तो ये, अगर 4 हो तो ये, अगर 5 हो तो ये, इस तरह से चेक किया जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग वहां पे स्विच केस का यूज करते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है कस्टमर केयर एप्लीकेशन। कस्टमर केयर एप्लीकेशन में तुम जब क्लिक फोन लगाते हो तो वो कहता है कि प्रेस 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस, 3 फॉर दिस, 4 फॉर दिस। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं, जहां पर अगर तुम 1 दबाते हो तो 1 वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, 2 दबाते हो तो 2 वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर अगर तुम उसमें से किसी दूसरे चीज पे जाते हो, कोई दूसरा बटन दबा देते हो, तो कहता है सॉरी ये इनपुट मान्य नहीं है। तो वो डिफॉल्ट केस होगा, यहां पर केस 1, केस 2, केस 3 होगा, और अगर उसके अलावे कुछ डालते हो तो डिफॉल्ट केस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल दिया हुआ है, सिंटेक्स भी बताया गया है, लेकिन बहुत छोटा अक्षर में है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा करने का कोशिश कर देते हैं। आई थिंक अब सबको दिख रहा होगा। द जावा स्विच स्टेटमेंट, इसको बोल्ड कर देते हैं, हिंदी में जारी रखने के लिए एक डे दबाएं, नहीं तो 2 दबाएं। ओह, the java switch statement executes one statement from multiple conditions. In other words, the java switch tests the equality of a variable against multiple value. It is like if else if ladder statement. ठीक है, तो सबसे पहले स्विच, स्विच के बाद एक्सप्रेशन। यहां एक्सप्रेशन कहने का मतलब कोई वेरिएबल जिसका वैल्यू हमको चेक करना है। ठीक है, अगर केस 1, केस वैल्यू 1, अगर उस वेरिएबल का वैल्यू 1 होता है, या जो वैल्यू तुम देना चाहते हो, तो नॉर्मली इसमें 1 2 3 4 ही यूज हम लोग करते हैं नॉर्मली। ठीक है, केस वैल्यू 1, इसके बाद ब्रेक, केस वैल्यू 2, इसके बाद ब्रेक। मतलब हर केस के बाद हमको स्विच को ब्रेक कर देना है। ठीक है, क्योंकि जब एक मैच कर गया तो वो दूसरे को नहीं चेक करेगा। इफ एल्स इफ में तो वो नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे वो चांस होता है कि वो दूसरे पे नहीं चले जाए, इसलिए उसको एक्सप्लिसिटली ब्रेक करवा दिया जाता है कि अब तुम दूसरा को नहीं देखो, क्योंकि एक हो चुका है। ठीक है, और मान लो एक भी कंडीशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये अंत में डिफॉल्ट पे जाके रुकेगा,
डिफॉल्ट में जो है हमको जो भी लिखना होता है, जो यहाँ पे ये लिख रहा है ना, तो नहीं ये तो कुछ और लिखा है मतलब अगर इनवैलिड इनपुट दिए हो तो उसके लिए यहाँ पे डिफॉल्ट वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया ये बात? सबको समझ में आया? कस्टमर केयर एप्लीकेशन को बस दिमाग में रखो, द बेस्ट ऑप्शन है, एग्जाम्पल है तुम्हारे स्विच केस के लिए। सबको समझ में आया? रिप्लाई फास्ट, देन वी विल गो फॉर प्रॉब्लम, एग्जाम्पल प्रॉब्लम। ओके, एग्जाम्पल नंबर 16। दिस इज सिंपल प्रॉब्लम। हम लोग 2 नंबर लिए, यूजर से हम लोग 2 नंबर लिए, और इसके बाद अगर हमको सम करना है तो हम 1 दबाएंगे, डिफरेंस निकालना है तो 2 दबाएंगे, प्रोडक्ट निकालना है तो 3 दबाएंगे, डिवीजन निकालना है तो 4 दबाएंगे। मतलब एक ही प्रोग्राम में हम यूजर के इनपुट के आधार पर रिजल्ट देंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल प्रोग्राम लिखते थे, इसमें जोड़ घटाव गुना भाग सबको दिखा देते थे एक साथ। नहीं, यूजर क्या चाहता है, यूजर अगर 1 चाहता है तो हम 1 दबाएंगे, ठीक है, 2 चाहता है तो हम दो मतलब केस 2, केस 3, केस 4 इस तरह से करेंगे। इसके बाद हम लोग चॉइस लेंगे, यूजर का जो चॉइस है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी मान लेगा कि वो क्या दबाया है। तो ch वेरिएबल, कोई जरूरत नहीं है ch नाम रखें, xyz कुछ भी रख सकते हैं, बट ch डिनोट करता है चॉइस को। तो ch वेरिएबल के अंदर हम चॉइस ले रहे हैं और फिर स्विच के अंदर ch लगा करके केस 1 में देख रहे हैं। तो केस 1 में क्या करने के लिए हम बोले थे, सम, तो हम इसको system.out.println सम को प्रिंट करवा दिए। फिर केस 2 यहां पर फिर ब्रेक करवा दिए, क्योंकि अगर 1 हुआ तो फिर वो 2 को मत देखे कि 2 क्या हो, हालांकि मैच तो करेगा भी नहीं, बट वो उसको देखे ही नहीं तो क्या करेगा, वो सबको देखते रहेगा, बेवजह का हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा प्रोग्राम का। ठीक है, कि अच्छा यहाँ पर 1 तो नहीं है, यहाँ पर 1 तो नहीं है, यहाँ पर एक टेस्ट केस, एक जब टेस्ट मैच कर गया केस, तो हम दूसरा को क्यों चेक करें, हम वहां पर ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, केस 2, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस करना था तो डिफरेंस को प्रिंट करवा दिए। फिर केस 3 प्रोडक्ट करना था तो प्रोडक्ट करवा दिए, हर बार ब्रेक कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखोगे, हर बार ब्रेक करोगे। केस 4 डिवीजन करना था तो डिवीजन करवा दिए। अब कोई यूजर जो है ये चारों के अलावा कोई दूसरा विकल्प डालता है तो वो डिफॉल्ट पे जाके रुकेगा, 1 मैच नहीं किया, 2 मैच नहीं किया, 3 मैच नहीं किया, 4 मैच नहीं किया, वो कुछ और डाल दिया, 7 डाल दिया, तो 7 वो डिफॉल्ट केस में जाएगा और कहेगा कि इनवैलिड चॉइस, तुम्हारा चॉइस ही गलत है, ये प्रोग्राम के लायक तुम्हारा चॉइस नहीं है। ठीक है, save the program, go to the command, compile your code, and execute your code. Enter the value of x and y, and press 2 for difference. डिफरेंस इज 35 में से 22 गया तो कितना होगा, 13, तो 13 दिखा दिया, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से स्विच केस का यूज हम लोग करते हैं, और इसमें यही समझ लो कि जब हम लोगों को केस मैच करवाना होता है तो वैसे केस में हम लोग इसका यूज करते हैं, अदरवाइज इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। अगर कंडीशन मैच कराना है, मल्टीपल कंडीशन है अगर, तो वहां पर इफ एल्स इफ का यूज होगा। अगर एग्जैक्ट वैल्यू मैच करवाना है और उसके अकॉर्डिंग कुछ करना है तो फिर उसके लिए हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? फटाफट बता दो भाई, टाइम हो चुका है, और रिप्लाई तुम लोग नहीं करोगे तो अब हम नहीं बताएंगे, अब हम पढ़ाना छोड़ देंगे। देखो फटाफट रिप्लाई आने लगा, मतलब ठंडा का असर है। रिप्लाई करोगे तब तो समझ में आएगा कि एक तरफ से हम बता, तो ऑनलाइन है, हम लैपटॉप को देख के पढ़ाते जा रहे हैं, कोई देखेगा तो कहेगा कि दिमाग खराब हो गया है, कोई है नहीं पढ़ा बोले जा रहा है। हालांकि कोरोना में जो है वो लॉकडाउन का
ऑनलाइन जो क्लासेस है ये तो सब लोग समझ रहा है तब तो, नहीं तो मान लो पहले ऐसा नहीं हुआ होता और हम लोग इस तरह से क्लास करते तो कोई देखता तो कहता कि दिमाग खराब हो गया, लैपटॉप देखते कुछ कुछ बोल रहा है ना, कोई है नहीं, किसको पढ़ा रहा है पता नहीं। बट ऑनलाइन तो ये कोरोना के कारण हो ही गया है और धीरे धीरे कोविड बढ़ रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। तो बिल्कुल ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोगों को काम आएगा, ठीक है, तुम लोगों को सीखने में और मेरे लिए बाय प्रोफेशनली, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं तो पता नहीं आगे रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। मतलब हर कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम फी में बहुत बेहतरीन जो फैसिलिटीज़ है, लर्निंग फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब ये नहीं कि होटल और खाना, और ये लर्निंग फैसिलिटी बेहतरीन हो पाए कम से कम कॉस्ट में। क्योंकि जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी होगा सॉफ्टवेयर का, मान लो हो जाए या फिर स्टाफ मेंबर्स का हो जाए, ट्रेनर्स का हो जाए, तो कॉस्टिंग फिर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो अब तक हम क्या हैं, डेवलपर हम ही हैं, ट्रेनर हम ही हैं, है ना, मेंटर हम ही हैं, सब कुछ हम हैं। तो कम से कम कॉस्ट में तुम लोगों का ट्रेनिंग हो जाएगा, हो रहा है ना। और इसका जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठाना है उठाओ, ठीक है, और अच्छा आउटपुट दो, अच्छा रिजल्ट दो। और मेरे प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उसके लिए बिल्कुल जो भी असाइनमेंट मिलता है ना। अभी तो हम बहुत चीज़, मेरा मतलब एक एक सेकेंड के लिए हम बिजी हैं, पता ही नहीं चल पाता है, इसलिए बहुत चीज़ छूट जाता है, ठीक है। बट असाइनमेंट अगर मान लो नहीं देते हैं तो बीच बीच में रिमाइंड कर दिया करो कि कम से कम सप्ताह में एक बार असाइनमेंट जरूर दें, ठीक है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा एक दिन अलग से है डाउट एंड, क्योंकि डाउट तो तुम लोग कभी पूछते ही नहीं हो, कभी कोई डाउट नहीं होता है। तो असाइनमेंट के लिए हम लोग सैटरडे रखे हुए हैं, तो कम से कम सप्ताह में एक दिन असाइनमेंट मिले और उसका सॉल्यूशन हर सैटरडे को होते जाए, और तुम लोग उसको कर करके अपने सिस्टम में रखते जाओ और बीच बीच में प्रैक्टिस करते जाओ। तो बाद में जा करके वो जो हमारा सिस्टम है उसमें तुम लोग आ सकते हो, ठीक है, कि भाई अपने जूनियर्स को हम बताएंगे, पहले अपने आपको इम्प्रूव करेंगे, और जब हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तो फिर उसके लिए फिर अप्लाई करेंगे, एक इंटरव्यू होगा, एक सारा का सारा तुम्हारा देखेंगे क्या परफॉर्मेंस है, अगर अच्छा है तो ओके। फिर हम लोग एक पार्ट टाइम ये जॉब है, ये फुल टाइम जॉब नहीं है, इसको ऐसे नहीं ले सकते हो कि हाँ हमको जॉब मिल जाएगा, है ना, और हम वहीं पर सेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अलग से तो तुमको जो करना है पढ़ाई लिखाई सब करते रहोगे, है ना, जॉब मिलेगा तो जॉब भी करोगे, बट ये पार्ट टाइम जॉब होगा। जैसे कि शाम में अगर फ्री हो गए तो फिर अब क्या करना है, तो 2-3 बच्चे को मेंटरशिप कर दिए, कुछ कुछ इनकम हो जाए, ठीक है, 2-3 महीने में मान लो अगर 8-10 हज़ार रुपया हो जाता है तो ये एक्स्ट्रा इनकम हो गया, ठीक है। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनियां भी बहुत कम कम पेमेंट देती है, जब हम जानते हैं इतना कम पेमेंट में, तो लोग इसलिए करते हैं कि मेरा इम्प्रूवमेंट होते रहे, और क्या है, एक्स्ट्रा टाइम ही तो है, ठीक है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी, हम लोग तो बहुत छोटा, हम लोग का अभी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लोग करोड़ों रुपया अर्न कर रहे हैं वो लोग भी मेंटर्स मेंटर्स वगैरह में बहुत कम पेमेंट देते हैं, पता नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम अच्छा अच्छा अमाउंट ही बता रहे हैं, ठीक है। तो ओके देन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।